सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. उसमें द फर्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, अभी क्या होता है समझाता हूं मैं. इसके लिए दो वर्ड्स का इंपॉर्टेंस है. एक है कैपिटल और दूसरा है कॉस्ट. टेल मी, बिजनेस में व्हेन आई से एक कंपनी के बैलेंस शीट में कैपिटल मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? इसमें इक्विटी का पैसा आता है, इसमें प्रेफरेंस का पैसा आता है और इसमें बोरोड फंड्स भी आता है, मतलब डिबेंचर्स एक्सेट्रा. So, when capital employed, it includes all the are sources available free of cost. Borrowed funds पे हम लोग को क्या देना पड़ता है? So, if I borrow from you, I have to pay you interest. Preference पे preference dividend और equity पे equity dividend. So can I say for us this is our cost to get this capital? So समझो, let's say equity shareholder, preference shareholder, debenture holder. इनसे डिवेंचर से पैसा लिया, डिवेंचर होल्डर से, प्रेफरेंस होल्डर से प्रेफरेंस का पैसा लिया, इक्विटी शेयरहोल्डर से इक्विटी का पैसा लिया, तो आई हैव टेकन कैपिटल. फ्री में ले सकता हो क्या? मतलब मैं इनको पहले ही अनाउंस कर दूं, आई विल नेवर गिव यू एनी इंटरेस्ट, नेवर गिव यू एनी डिविडेंड, तो इन लोग देंगे क्या? कोई नहीं देगा पैसा. तो डिवेंचर होल्डर क्या सोच के देते? इंटरेस्ट कमाने के लिए. प्रेफरेंस होल्डर प्रेफरेंस डिविडेंड कमाने के लिए और इक्विटी शेयरहोल्डर इक्विटी डिविडेंड. सो मैं अगर ये सब दे रहा हूं, इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट, ये मेरे लिए क्या है? कॉस्ट टू गेट कैपिटल फ्रॉम यू. सो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? से फॉर एग्जांपल एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, और हमने सोचा से 5 लाख का इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे, 10% डिबेंचर्स इश्यू करेंगे 3 लाख का, और 15% प्रेफरेंस कैपिटल इश्यू करेंगे 2 लाख का. ठीक है, अब यू टेल मी, अब समझो 5 लाख पे जो कैपिटल ले रहा हूं इक्विटी कैपिटल, इसमें मैं 20% डिविडेंड दे रहा हूं इक्विटी शेयरहोल्डर को. 5 लाख पे 20%, मतलब कितना मेरा कॉस्ट लगेगा? 5 लाख पे 20%, 1 लाख. ये 3 लाख पे मेरा कॉस्ट कितना परसेंटेज है? 10%, मतलब कितना? और 2 लाख पे 15% है, तो सो टोटल कितना खर्चा हो रहा है? बराबर है. सो माई ओवरऑल कॉस्ट इज 1,60,000. ये मेरा कॉस्ट है और ये मेरा कैपिटल है, बराबर है. तो व्हेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ऊपर न्यूमरेटर क्या आएगा और नीचे कैपिटल आएगा. सो मेरा 1,60,000 कॉस्ट लग रहा है टू गेट हाउ मच? तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, कितना परसेंटेज कॉस्ट हो गया? अगर समझो 10 लाख पे 1 लाख लगता तो समझो 10 लाख पे अगर 1 लाख मेरा कॉस्ट होता तो 10%, 10 लाख पे 2 लाख होगा तो 20%. वैसे 10 लाख पे 1,60,000 है, मतलब इंटू 100 करने का. तो ये जो 10 लाख है, इस पे मेरा ऑन एन एवरेज कॉस्ट कितना लग रहा है? 16% खर्चा आ रहा है. ये जो खर्चा आ रहा है ये वन टाइम होगा ना, एक ही बार देना पड़ता है, तो ये वन टाइम रिकरिंग है. सो दिस इज 16% पर एनम. एवरी ईयर आई हैव टू पे 16%, तब जाके यू आर गोइंग टू पे मी हाउ मच? 10 lakhs. अब ये कैलकुलेशन करते क्यों है? इसका एक ही पर्पस है. यू हैव टू कंपेयर दिस. ये जो 10 लाख रुपए लेने वाले हैं हम लोग, क्या चीज के लिए लेने वाले? तो इससे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस से कुछ कमाएंगे. तो समझो बिजनेस का रिटर्न
15% है समझो, शुड आई टेक दिस मनी? ये बिजनेस मतलब स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैं 10 लाख ले रहा हूं 16% पे, और फिर इसको बिजनेस में इन्वेस्ट करके 15 ही कमाऊंगा, तो 15 कमाऊंगा तो सोचूंगा कि नहीं पॉसिबल है ना, तो वी शुड नॉट डू द बिजनेस, बराबर है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर यही मैं बोल रहा हूं 18% होगा तो करना चाहिए, हाँ, क्योंकि मेरे को कॉस्ट 16 लगेगा लेकिन रिटर्न कितना आएगा? इज दिस क्लियर? सो बेसिकली यू हैव टू कंपेयर दिस विद द रिटर्न। तो समझो अगर मैं कैलकुलेट नहीं करता हूं, मैं कैलकुलेट कर ही नहीं रहा हूं, ये समझो मैंने सिखाया ही नहीं, और मैं एक बिजनेस है जिसमें 10 लाख रुपए डालो 15% रिटर्न आएगा पक्का, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे कैसे समझ गया? अच्छा एक बिजनेस है 14%, बस फर्स्ट क्लास 14%, करना चाहिए? खाली ये देख के डिसीजन ले सकते हो क्या? क्यों? ये तो खाली रिटर्न देख रहे हो, साथ में क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कॉस्ट भी तो देखना पड़ेगा ना। अरे अगर मैं कैपिटल मेरे पास है नहीं, मैं किस वाला हूं, तो अगर मेरा कॉस्ट ही 16 है और वो बिजनेस 15 देने वाला है, तो आई शुड नॉट इन्वेस्ट, नॉट स्टार्ट ओनली दैट बिजनेस। तो बिजनेस डिसीजन लेने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो बिजनेस से कितना रिटर्न आ रहा है और बिजनेस में कॉस्ट कितना लगने वाला है। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पार्ट समझ में आया? अरे हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो टेल मी, ये जो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ये जो भी कैलकुलेशन करने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद करेंगे कि पहले करेंगे? पहले करेंगे। मतलब ये कौन सा कैपिटल है? ये सब ऑलरेडी रेस कर लिए कि रेस करने वाले हैं? तो ये सब फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर में इतना इक्विटी कैपिटल रेस करना है, इतना प्रेफरेंस रेस करना है, इतना डिबेंचर रेस करना है, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स, जहां से पैसा आया, इसको अमाउंट को बोलते हैं वेट्स, ये है कॉस्ट, 5 लाख इंटू 20% ये है, तो वेट इंटू कॉस्ट, सो वेटेड कॉस्ट। अच्छा ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ क्या है? डिबेंचर का कॉस्ट है। इस टॉपिक में कॉस्ट इज डिनोटेड बाय वर्ड नॉट सी, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डेट, के डी। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, के पी, और ये कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, के ओ, या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या के। सो केडी, केपी, केई, केओ, ये सब टर्म्स तो ही वो हम लोग सम स्टार्ट कर सकते, वरना नहीं कर सकते। पहले इतना पार्ट समझ में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, व्हाई डू वी कैलकुलेट दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कर क्यों? ये कैलकुलेट करके फायदा क्या है? हाँ, मतलब इसका पर्पस यही है ताकि इसे ये मालूम पड़ेगा कि हम लोग जो कैपिटल लेने वाले हैं उसमें क्या कॉस्ट लग रहा है, तो हम लोग को वही प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए जो इससे ज्यादा रिटर्न कमा के दे रहा है, तो ही करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। अच्छा सेकेंड थिंग, ये कैलकुलेशन कब करेंगे? प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद में कर सकते हैं क्या? बाद में करने का कोई फायदा नहीं। से फॉर एग्जांपल एक बिजनेस करना था 10 लाख का, हम लोगों ने कैलकुलेट किया, बिजनेस 15% रिटर्न देने वाला था, हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड, एक साल हो, साल भर हो गया, बिजनेस मस्त चला, लेकिन लॉस आ रहा है। तो हम लोग सरप्राइज है कि लॉस क्यों आ रहा है, बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। ठीक है, बाद में लास्ट में कैलकुलेट किया साल के एंड में कि हमारा केओ कितना है, हम लोग का केओ निकला 16% और बिजनेस दे रहे हैं हम लोग को कितना परसेंट? 15%, तो पता चला लॉस है। लेकिन अब फायदा क्या? अब तो स्टार्ट हो गया है, अब बंद तो कर ही नहीं सकते। अब इनफैक्ट अब कैलकुलेट करके और दुख होगा। सी जब तक कैलकुलेट नहीं किया था खाली लॉस था, अभी लॉस प्लस दुख दोनों है, बराबर है। तो लॉजिकली ये कैलकुलेशन कब होना चाहिए? प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले। मतलब ये सारे कौन से फिगर्स है? ऑलरेडी रेस्ड कि टू बी रेस्ड, मतलब फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से
ये बार बार मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, याद रहेगा? पक्का ना? देखना कि सबका रॉन्ग जाएगा। ये देखो कौन सा हम लोग कसम खा रहे हैं, बराबर? ये कौन सा पैकेज है? ये ऑलरेडी रेस कर लिया कि रेस करने वाले? करने वाले ना। फिर भी देखना सब पहला ही सम आएगा ना, तो सबसे पहला ही सम रॉन्ग कर दोगे। और मैं प्रूव कराऊंगा। ये पार्ट क्लियर हुआ? सो राइट ऑन दिस।
अच्छा, देन राइट ऑन सम नोट्स. फर्स्ट पॉइंट, ये कैलकुलेट क्यों करते केओ? टू कंपेयर रिटर्न ना. तो राइट ऑन केओ KO is compared with the return from business to decide whether the project should be started or not. To decide whether the project should be started or not. Second point, अब बताइए इसमें जो कैपिटल का अमाउंट है 5 लाख 3 लाख 2 लाख, ये सब कैपिटल ऑलरेडी रेज्ड है कि टू बी रेज्ड है? सो राइट डाउन द कैपिटल एंड द कॉस्ट should be recorded for upcoming projects. So it should consider the amounts to be raised in future. It should consider the amounts to be raised in future. ये देखा. अच्छा, तो अभी इसमें we have to first understand how to calculate KD, KP, KE. एक बार ये सब आ जाएगा ना, और एक और आएगा KR, कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स. एक बार ये सब आ जाएगा तो वी कैन कैलकुलेट KO. सो पहले हम लोग एक एक करके सीखते हैं. KD, कॉस्ट ऑफ डेट. ठीक है. अब देखो, डिवेंचर होल्डर, सपोज यू आर द डिवेंचर होल्डर, आई हैव टेकन फंड्स फ्रॉम यू, सो आई हैव टू पे यू व्हाट? इंटरेस्ट. सो ये मेरे लिए कॉस्ट है, बराबर है. बट फॉर यू इट इज व्हाट? इनकम. या कैन आई से इट इज योर रिटर्न? अगर मैं बोलता इधर मेरा कॉस्ट 10% है, मेरा 10% जा रहा है, सो कैन यू से तुम लोग को 10% आ रहा है, सो फॉर यू इट इज द रिटर्न और नॉट? सो इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न या यील्ड ऑफ डेट होल्डर. So from company's point of view it is cost, from debenture holder's point of view it is return या yield. वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? फॉर्मूला से आंसर नहीं सीखना है, आंसर से फॉर्मूला सीखना है. मतलब देयर इज नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला इन द एंटायर सब्जेक्ट. कभी याद नहीं रखना है, वो अपने आप ही क्रिएट करना है. देखो कैसे करेंगे, एक दो एग्जांपल्स होते हैं. A company wants to issue 10% debentures of face value 100 at par और टैक्स दिए 30%. कैलकुलेट KD. नाउ टेल मी, यहां पर कंपनी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? जैसे ये क्या था? कॉस्ट ऑफ डेट था, सॉरी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल था. तो कॉस्ट ऑफ, तो ऊपर कॉस्ट नीचे कैपिटल. वैसे ये क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट. तो नीचे डेट आएगा और ऊपर क्या आएगा? कॉस्ट. बचा नीचे डेट. इन दिस केस कंपनी 100 रुपए फेस वैल्यू का डिवेंचर इश्यू कर रही है पार पे, तो कितना पैसा डेट आ रहा है?
मेरे बुक्स में बैलेंस शीट में डेट कितना आएगा? 100 रुपीज आएगा, क्योंकि आई एम इशूइंग एट पार, तो मतलब 100 रुपीज आएगा। इस 100 पे अभी न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? कॉस्ट, क्योंकि क्या कैलकुलेट कर रहे? कॉस्ट ऑफ डेट। तो न्यूमरेटर कॉस्ट, डिनोमिनेटर डेट। डेट कितना है? 100। ऊपर मेरा कॉस्ट कितना लगने वाला है? इंटरेस्ट कितना परसेंट? तो 100 का 10%, 10। लेकिन ये 10 रुपया इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, कंपनी का खर्चा है। उससे खर्चे से क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स बचेगा। देखो कैसे। लेट्स से देयर आर नो डिबेंचर्स। एनपीबीआईटी में से हम लोग पहले क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। तो एनपीबीटी आता है माइनस, बराबर है, समझो ये 40 है इंटरेस्ट। अब अगर डिबेंचर नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? टैक्स। सर टैक्स कितना परसेंट है? सो 40 का 30%, 12। 40 माइनस 12। अब अगर समझो इंटरेस्ट है, ये मैं 10 रुपए इंटरेस्ट दे रहा हूं, 10 रुपए इंटरेस्ट पे करूंगा तो इधर कितना बचेगा? प्रॉफिट कम हो गया। अब मुझे टैक्स भरना पड़ेगा किस पे? 40 पे कि 30 पे? तो 30 का 30%। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, इंटरेस्ट पे करने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, तो मेरा टैक्स बच गया कि नहीं? टैक्स भी तो 3 रुपया बच गया। सो बताओ, मैं 10 रुपए इंटरेस्ट दे रहा हूं डिबेंचर होल्डर को, लेकिन उसको देने की वजह से मेरा टैक्स 3 रुपया बच रहा है, तो मेरा कॉस्ट 12 है, सॉरी 10 है। 10 है कि 7 है कि 13 है? 10 रुपए में दे रहा हूं, लेकिन उसकी वजह से 3 रुपए मेरा टैक्स बच रहा है, तो मेरा खर्चा कितना हुआ? 7 ही हुआ ना। अरे 10 गया लेकिन 3 बच गया, फायदा हो गया, 7 ही तो खर्चा हुआ मेरा। सो फॉर मी द कॉस्ट इज नॉट 10, इट इज 7। मतलब वो 3 को क्या करना पड़ेगा? सो माई कॉस्ट इज 7 ऑन 100। तो परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? दिस इज केडी। ये लॉजिक समझा क्या क्या? ये 3 क्यों माइनस किया बताओ? 10 रुपए दिया, लेकिन वो 10 देने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मेरा टैक्स 3 रुपए बच गया। तो मैं एक तरफ तो मेरा 10 रुपए जा रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ 3 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मेरे लिए नेट खर्चा 7 रुपए ही है। ये समझ में आया? सेम क्वेश्चन, एट पार के बदले एट सपोज 10% प्रीमियम। अब मुझे बताओ कितना पैसा आया? पैसा कितना है? अरे यहां पर पार पे इश्यू किया तो 100 आया था, यहां पे 10% प्रीमियम पे इश्यू करें तो डेट कितना आएगा? 110 आएगा ना, बराबर है। अब बताओ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? सॉरी भाई 100 का ही 10%, 10 रुपया, उस पर टैक्स कितना बचेगा? 3। सो माई कॉस्ट विल बी 7 ऑन 110, और परसेंटेज में चाहिए तो 7 इंटू 100 कर दो, करो कैलकुलेट कितना आएगा? कितना आता है? 6.3। ये समझा? थर्ड केस, मतलब इट विल बी शुड 10% डिस्काउंट। अब बताओ कॉस्ट कितना होगा? पहले तो आएगा कितना? 90। इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा? 100 पे ही देना पड़ेगा, मतलब वही 10 माइनस 3, 7 ऑन 90 और इंटू 100, 7 पॉइंट। ये समझा? 3 केसेस लिया। एक मिनट, इज दिस क्लियर? अच्छा, फोर्थ,
debentures will be issued at 20% premium and there will be 5% underwriting commission. अंडरराइटिंग कमीशन सबको पता होता है. अंडरराइटर को अपॉइंट करते हैं, वो एक गारंटी देता है कि इश्यू सब्सक्राइब हो जाएगा, उसके लिए कमीशन देना पड़ता है. अब बताओ पैसा कितना आ रहा है हम लोग को. इट इज इश्यूड एट 20% प्रीमियम, मतलब 120 आ रहा है, लेकिन 120 भी पूरा हाथ में रहेगा क्या? उसमें से कमीशन जाएगा, 5% कमीशन जाएगा. सो कंपनी को नेट मुझे हाथ में कितना आएगा पैसा? देखो 120 आया, अब 5% जाएगा. किसका 5% जाएगा? 100 का कि 120 का? 120 का. अंडरराइटर कमीशन लेगा. वो बोल रहा है कि भाई जितना पैसा लाके दूंगा उसका कमीशन ना, वो 100 रुपए लाके देगा 120, तो उसका 5% लेगा, मतलब 6 रुपीज कमीशन लेगा. तो नेट कितना आएगा? इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा? नहीं, फेस वैल्यू पे देना पड़ता है ना. इट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू. वो 100 पे 10% 10 रुपए आएगा, 3 रुपए टैक्स बेनिफिट. यू आर गोइंग टू पे, कॉस्ट इज 7 ऑन 114, 6.1. ये समझा? फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट एट द टाइम ऑफ फ्लोटिंग कंपनीज आईपीओ. कंपनी का जो आईपीओ आता है, आईपीओ क्या आता है? कंपनी का कुछ खर्चा लगता है क्या? कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करेगी तो क्या खर्चा होता है? प्रॉस्पेक्टस प्रिंट कराना पड़ता है, क्रोर्स ऑफ फॉर्म, तो उसका प्रिंटिंग कॉस्ट करोड़ ऑफ रुपीज लगता है. देन अंडरराइटर को अपॉइंट करना पड़ता है, उसका कमीशन. मर्चेंट को अपॉइंट करना पड़ता है, उसके चार्जेस. स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टिंग फीस देना पड़ता है, बराबर है. तो जो भी खर्चा होता है एट द टाइम ऑफ कंपनीज आईपीओ, फ्लोटिंग द आईपीओ, तो उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. इनफैक्ट अंडरराइटिंग कमीशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट ओनली. ठीक है. अब बताओ इन दिस केस पैसा कितना आ रहा है अपने पास? पहले तो इट इज इश्यूड 20% डिस्काउंट, मतलब 80, लेकिन 80 भी पूरा हाथ में आएगा क्या? 80 में भी 5% चला जाएगा, तो 80 का 5% मतलब 4 जाएगा ना. तो नेट कितना आएगा? इंटरेस्ट तो वही 100 पे देना पड़ेगा, 10, उसमें 3 रुपीज टैक्स बेनिफिट, 9 पॉइंट. ये समझा? तो देखो हम लोगों ने 5 केसेस लिए. इससे अगर मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट करूं, सब में देखो न्यूमरेटर सेम है कि नहीं, तो कन्वर्ट करते इसको. व्हाट इज 10? ये 10 रुपए फेस वैल्यू है. 10 रुपए क्या है? इंटरेस्ट है ना. 100 का 10%, वो 10 रुपए इंटरेस्ट है ना. ये 10 रुपीज इंटरेस्ट है. ये 3 रुपीज क्या है? टैक्स पेड के टैक्स बेनिफिट. अपॉन डिनोमिनेटर होता है प्राइस. जहां पर प्राइस का मीनिंग होता है अगर न्यू इश्यू होगा तो इट विल बी इश्यू प्राइस माइनस, देखते हैं राइट एग्री. यहां पे क्या प्राइस पे इश्यू कर रहे हैं? मतलब इश्यू प्राइस कितना है? 100 है. इधर फ्लोटेशन कॉस्ट है क्या? तो आंसर कितना हो गया? इधर इश्यू प्राइस 110 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 110 हो गया. इधर इश्यू प्राइस 90 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 0. इश्यू प्राइस 120 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट.
तो इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कैन बी द डिनोमिनेटर इन ऑल केसेस। तो प्राइस का मीनिंग ये होता है। लेकिन इमीडिएटली एक और भी पार्ट करना पड़ेगा। सपोज दूसरा एग्जांपल, अब देखो, अ कंपनीज existing 10% debentures of face value 100 was issued 2 years back at 105। मतलब ये डिवेंचर जो है ना 2 साल पहले इश्यू कर दिया था, क्या प्राइस पे? 105 पे। CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस इज 110, टैक्स इज 20%। कॉस्ट ऑफ डेट, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट माइनस 10% किसका देना पड़ेगा? फेस वैल्यू का। इस पर टैक्स कितना? 20%, मतलब 2 रुपया नीचे। मतलब कौन सा आएगा? इट वॉज इश्यूड 2 years बैक एट 105, करंट मार्केट प्राइस 110 और फेस वैल्यू 100 है। तो बताओ इधर क्या लिखोगे? 100 एंड बताओ कौन सा आंसर होगा? चलो एक एक करके पूछो। हाउ मेनी सेइंग 100? नो वन। 105, 1 2 3 4 5 6 7 8, 110, 1 2 3 4 और बाकी बैलेंस कौन सा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू? बताओ। 110। देखो ये डिबेंचर 2 साल पहले इश्यू किया था, कितने पे? ये 2 साल पहले का इश्यू प्राइस है। मैंने थोड़ी देर पहले इधर क्या बताया था? मैं जो हो गया है उसका नहीं कैलकुलेट कर रहे, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने बोला था कि जो आगे हम लोग रेस करने वाले ना उस पर क्या लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। करेक्ट? तो बताओ ये 2 साल पहले जो डिवेंचर इश्यू किया था ना उसका कॉस्ट नहीं निकाल रहे हम लोग। अगर हम लोग को फ्यूचर में और जरूरत पड़ी, उसके लिए और डिवेंचर इश्यू करना पड़ा, तो उसमें क्या कॉस्ट लगेगा कर रहे हैं। तो अगर और डिवेंचर इश्यू करना पड़ेगा, तो कंपनी ने 2 साल पहले 105 में इश्यू किया था, आज मार्केट में प्राइस 110 है, मतलब पब्लिक आज 110 में ले रही है, तो कंपनी नया डिवेंचर 105 पे इश्यू करेगी कि 110 पे? तो फ्यूचर में इफ डिवेंचर विल बी इश्यूड, इट विल बी इश्यूड एट 105 की 110, इसलिए 110 आएगा। जो 2 साल पहले हो उसका कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। देखो अभी भी मैंने वापस इधर वार्निंग दे दिया। देखो पहला सम नहीं है, पहला सम तो जब आएगा तब रॉन्ग होगा ही है। ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू लेने का? फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो कितना कॉस्ट हो गया? 8 ऑन, हाँ तो कितना परसेंटेज होता है? तो आप बताओ इन दिस केस ये एग्जिस्टिंग डिवेंचर है, इसमें प्राइस का मतलब कौन सा प्राइस है? इट इज मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। ये समझ में आया? Have you understood this? So, what I want you to do, you write down this. ये सब एग्जाम्पल मत लिखना, ये अपने बुक में सम है वो करेंगे। You just write down the formula। मतलब ऐसा लिखो, कॉस्ट ऑफ डेट
या यील्ड ऑफ डेट होल्डर. Underline that and write down. Irredeemable. Irredeemable ऑब्लिक परपेचुअल बोलते हैं उसको, फॉर एवर. इरिडीमेबल ऑब्लिक परपेचुअल डेट, ये उसका फॉर्मूला है. राइट द फॉर्मूला एंड प्राइस का मीनिंग. बाद में आगे नेक्स्ट लेक्चर में रिडीमेबल वाले का भी मैं समझाऊंगा, उसका अलग फॉर्मूला. ठीक है. सो ये इरिडीमेबल का, इरिडीमेबल ऑब्लिक परपेचुअल. परपेचुअल मतलब क्या होता है? फॉर एवर. तो फॉर्मूला क्या है? केडी इक्वल टू इंटरेस्ट माइनस टैक्स बेनिफिट अपॉन प्राइस. ठीक है. वेयर प्राइस मीन्स वो दो लिख लो. ए न्यू इश्यू के लिए इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, और बी एग्जिस्टिंग इश्यू के लिए करंट मार्केट प्राइस. लिखा? अच्छा. नाउ जैसे ये एक फॉर्मूला हमने किया केडी, विल हैव टू अंडरस्टैंड केपी केई, सब चीज सीखना है. सो व्हाट आई वांट टू डू इज, पहले जब तक है ना एक एक चीज पे कंफर्ट नहीं आएगा ना, तब तक हम लोग केओ वाला सम नहीं कर पाएंगे. सो अगर ये जैसे फॉर्मूला लिखा है, ये साइड छोड़ दो, नेक्स्ट साइड भी छोड़ दो, दो साइड कंप्लीट छोड़ दो. ये छोड़ दिया इतना, और फिर यहां से स्टार्ट करो. पहले हम लोग बेसिक ये समझ रहे हैं. तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना, जैसे 5 केसेस, वैसा एग्जांपल अपने बुक में है. तो सी ऑन पेज नंबर 86, पेज नंबर 86 पे इफ यू सी द इनिशियल क्वेश्चंस जो है, जो सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, वो देखो स्टार्टर्स लिखा है, और नीचे मेन कोर्स है देखो. हाँ, तो ये सब क्वेश्चंस है ना सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, केडी केपी केई वो सब के लिए, और इनमें जो आएगा वो केओ के समझाएंगे. So you will try question number 1 of starters and question number 2. Question number 1 देखो, ऐसे ही 5 केसेस है, और क्वेश्चन नंबर 2 है वो एग्जिस्टिंग डिबेंचर, ऐसा वाला केस है. सॉल्व. सो बताया कैसे करने का, करो.
किया? आंसर्स? पहला आंसर 9, दूसरा 7.5%, थर्ड 11.25 आया, 11.25, फोर्थ 8.65, एक मिनट, 12 माइनस 3, 9/104, नहीं राउंड अप नहीं, 5.5 ही लिखेगा। मतलब उसमें जो फोर्थ, कौन सा है, फोर्थ केस है ना, 10 माइनस 3 है ना, 12/110 माइनस 5.5 ही आएगा। सो 9 ये 104.5 कितना परसेंटेज आता है? 8.61। और लास्ट केस 12 माइनस 3 अपॉन कितना? 52%। यह है सबको आंसर। और वो सेकंड वाला किया, उसका आंसर, एक मिनट रुको, क्या है उसका आंसर? एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स, बराबर है। उसका मार्केट प्राइस 125 है। कूपन रेट 15% मतलब क्या होता है? वो तो 100 पे आएगा। 15 का 20% टैक्स बेनिफिट 3, 12/125। यह है आंसर सबको। तो ये बड़ी मुश्किल से समझा है, प्लीज नेक्स्ट लेक्चर तक भूलना नहीं।